नमस्कार, मैं राकेश कुमार। द अनटोल्ड स्टोरीज बाई राकेश कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज पहलगाम मुद्दे पर बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के पुंछ के रहने वाले सरदार प्रितपाल सिंह सुद्दन जी हैं, जिनसे आज हम खास बातचीत करेंगे। पहले पहलगाम के मुद्दे पर बात करेंगे, घटना के बारे में, घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे। इसके बाद इनका परिवार भारत की आज़ादी के साथ जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस त्रासदी में पाकिस्तान से जो है भारत आया था, और उसमें भी एक दिलचस्प और रोचक कहानी है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। वो जो वैष्णव घाटी है, उसको मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ जम्मू कश्मीर कहा जाता है यानी जम्मू कश्मीर का वो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। काफ़ी पर्यटक जाते हैं, और वहाँ की आबादी है, उसकी कमाई का एक खास साधन वहाँ जाने वाले पर्यटक हैं। जो 22 अप्रैल की घटना घटी, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो 22 अप्रैल में जो आतंकवादियों द्वारा एक शर्मनाक तरीके से वहाँ आए हुए टूरिस्ट के ऊपर हमला किया गया, आज तक जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ऐसी शर्मनाक घटना नहीं घटी। अपने ही देश में अगर इंसान सेफ नहीं है तो इसमें क्या कहा जा सकता है। दूसरी बात ये घटना घटी, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आपने बोला कि वहाँ टूरिज़्म का हब है, जो हमारा पहलगाम है, इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है जम्मू कश्मीर में। तो इसमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब्स हमारी तरफ से भी हुआ है। कई न्यूज़ चैनल मैंने सुना है कि 12 दिन पहले वो इंटर हो चुके थे इंडिया में। क्या सिक्योरिटी एजेंसीज को अगर ये नॉलेज है थी कि 12 दिन पहले उग्रवादी इंटर हो चुके हैं इस इलाके में? नहीं, मैं प्रितपाल जी यह जानना चाहूँगा, क्या इस देश में जितनी बड़ी आबादी है, उसमें हर एक के पीछे पुलिस रखना उसकी सुरक्षा के लिए, और हर एक क्षेत्र का मुखबिरी करना और जासूसी कराना या इंटेलिजेंस को लगा करके रखना आसान काम है? दूसरी बात है, जो घटना घटी, आप घटना को इस नज़र से देखिए कि पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, कलमा पढ़कर सुनाओ। क्या किसी भी सभ्य समाज के लिए, और ख़ास करके भारत जैसे पंथ निरपेक्ष देश के लिए, यह जायज़ है? ये तो किसी धर्म में भी आप देखेंगे तो ये जायज़ नहीं है। अगर जो इंसानियत को मानता है उसके लिए तो ये बहुत, कहते हैं कि शर्म की बात है कि किसी के धर्म को पूछ के कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, उसके बाद उसको मार देना। मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये आतंकवादी होते हैं, पहले तो इसका कोई धर्म नहीं होता। नहीं, मैं यहाँ रोकना चाहूँगा। कई टूरिस्टों का ऐसा आरोप है, जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शी जो बने हैं, महिलाएं थी, खास करके पुरुषों को तो मार ही दिया गया। बहुत सारे पुरुष थे जो भाग निकले, 26-27 मौत के घाट उतारे गए। इसमें एक यूएई का नागरिक है, एक नेपाल का भी है। इसके अलावा भारत के सारे जब 28 हैं, तो लगभग देश के सारे 25-26, हाँ, देश के सभी राज्यों के कोई ना कोई हैं, कहीं ना कहीं से उनका जुड़ाव है। कई पर्यटकों का ऐसा आरोप था कि जिन पे वह आश्वस्त नहीं हो पा रहे थे कि वह हिंदू है कि मुसलमान, उनका पैंट का जिप खुलवा करके भी जांच कर रहे थे। ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। यह कहाँ तक जायज़ है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पहली बात तो ये कि वो किस माइंडसेट से आए हुए थे। आप देखें कि पिछले 70 साल में पहली बार कश्मीर में टूरिज़्म बढ़ता जा रहा था, और बाहर से, हमारी अलग अलग स्टेटों से लोग अब बाहर जाने की बजाय, चाहे वो हॉलीडेज़ में बाहर किसी और देश में जाते थे हॉलीडेज़ बनाने के लिए, अब वो कश्मीर की तरफ मुड़ रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे बाहरी देश हैं, जो बाहरी ताकतें हैं, जो नहीं चाहता कि हमारा इंडिया, हमारा भारत इतना स्ट्रांग बने। उनके कुछ तैयार किए गए हुए, उस तरह से माइंडसेट किए गए हुए लोग, जो जम्मू कश्मीर की एकता को मतलब कि खंडित करने के लिए, और ये भारत के को कम्युनल, आप कह सकते हैं कि जैसे हम भारत को बोलते हैं कि हर धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बार बार कहते हैं, उस यूनिटी को
ख़राब करने के लिए बोल सकते हैं। नहीं, ठीक है, आपका आरोप यह है कि पाकिस्तान ऐसा करता, पाकिस्तान के सह पे ही ऐसा होता है, पाकिस्तान के आतंकवादी भारत आते हैं, लेकिन पनाह देने वाले तो लोकल लोग होते हैं, बिना पनाह के तो काम नहीं होता। एक पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कहा आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, एक बात आपने की। दूसरी बात आपने की, अभी तक पूरे विश्व में जो भी घटनाएं आप देख रहे हो, नरसंहार की जो भी घटनाएं देख रहे हो, उसमें शामिल सारे लोग मुसलमान ही हैं। उनका एक धर्म है, वो किसी एक खास धर्म के हैं। उनका एक धर्म है और वे किसी एक खास धर्म के हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड देखें। दूसरा जो है, पैंट के जिप चेक करा करके, धर्म पूछ करके, जाति पूछ करके और मारा जाना, तो क्या, अब मेरा यहाँ सवाल है, दो सवाल तो बने। मेरा यहाँ पर आपसे एक सलाह के रूप में सवाल है कि क्या इस्लाम के जो बड़े धर्म गुरु हैं उन्हें इस बात पर विचार नहीं करना होगा कि हमारे जो कुरान की शिक्षा दी जा रही है मदरसाओं में, या धर्म के जो ऐसे पक्ष हैं जो जिसका सहारा लेकर के ऐसे उन्माद फैलाए जा रहे हैं, ऐसी हत्याएं की जा रही हैं, उसमें खुल करके सामने आए। और आपको पता होगा कि जब कोई भी आतंकवादी मारा जाता है, वो मुसलमान होता है, तो उसके जनाजे की भी नमाज पढ़ी जाती है। तो क्या यह नमाज का बेकदरी नहीं है, अल्लाह के लिए की जाने वाली दुआ का बेकदरी नहीं है? जिसका कोई धर्म नहीं, अगर आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं, तो उसके मरने के बाद जनाजे पर जो है नमाज और धार्मिक प्रदर्शन क्यों? अभी मैं शुरू करूंगा आपसे कि ये जो अटैक हुआ, आपने बोला कि जो जम्मू कश्मीर में अटैक किया गया, तो उसमें ये मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया रहा है हमेशा, और कश्मीर पे ही बहुत सालों से सियासत खेली जा चुकी है। जब आप पीछे की तरफ जाएंगे या हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो 3 ही स्टेट थी जब इंडिया को, मतलब आज़ादी के दौरान 3 ही स्टेट थी जिन्होंने बोला था कि हम अलग से रहेंगे, ना हम इंडिया के साथ जाएंगे, ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। उसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर थी। देखिए, मैं यहाँ आपको खंडित करना चाहूँगा, यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। मैंने अभी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 पढ़ा है, और जब भारत को आज़ादी मिलनी थी 1947 में, तो इसमें अमेंडमेंट हुआ था। उसमें किसी भी राज्य को या रियासत को, जो ब्रिटिश राज्य थे उनको तो बांट दिया गया, बंटवारा का एक आधार था। जितने भी रियासत थे उनको स्वतंत्रता नहीं दी गई थी कि वो स्वतंत्र देश के रूप में रह सके। आप एक चीज़ तो पहले सुधार कर लें, उनको कहा गया था कि या तो आप भारत के साथ रहें या पाकिस्तान के साथ चले जाएं। दूसरा कहा गया था कि लेकिन इसमें पाकिस्तान और भारत के साथ विलय के क्रम में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके साथ आपका जो है कंजिग्यूटी, यानी सीमाएं किससे लगती हैं। अब जो है स्थिति बन रही थी कि हैदराबाद की अगर हम बात करें, तो हैदराबाद के साथ तो ऐसी स्थिति बन ही नहीं रही थी। हैदराबाद अपने मध्य का स्थिति था, तो उसे तो स्वतंत्र होने का कोई अधिकार ही नहीं था, और पाकिस्तान के साथ जाने का कोई मतलब नहीं था। एक बचा जूनागढ़, जो कि पाकिस्तान के उस हिस्से, मतलब उसके साथ उसकी बाउंड्री लगती थी, और दूसरा जम्मू कश्मीर बचा। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ समझौता करके विलय किया। तो ये आप स्वतंत्र रहने के रियासतों की बात है, उसको आप संशोधित कर लें। और मैं अभी चूँकि एक किताब लिख रहा हूँ, स्वतंत्र आधुनिक भारत का इतिहास, शिवाजी से गांधी तक, और मैंने बहुत रिसर्च करके उस किताब को लिखा, जिसमें मैं रियासतों की स्वतंत्रताओं की बात पर मैंने इसे गहराई से अध्ययन किया, और मैं उसे आपको बता रहा हूँ। आप इस मद्देनज़र से बात दें। देखिए, मैं वहीं पर पहुँच चुका हूँ कि जैसे ही 3 स्टेटों ने कहा था कि हम अलग से रहेंगे, वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने बोला जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। लेकिन क्या हुआ कि जब ये स्टेटें, इनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था उस वक्त, तो इन 3 प्रिंसली स्टेट्स को अलग अलग तरीके से इंडिया में के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है जी। जूनागढ़, हैदराबाद एक मिलिट्री एक्शन से, फिर मैं सुधार दूँ आपको, इनको स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं थी। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 अमेंडेड 1947, ये स्वतंत्र नहीं रह सकते थे, या तो इन्हें पाकिस्तान के साथ मिलना था या भारत के साथ मिलना। लेकिन उस विलय में इस बात का ख्याल रखना था कि किनके साथ इसकी सीमाएं जुड़ती हैं भौगोलिक रूप से। मैं इसी बात, हाँ ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ हाँ, उस पर। हाँ, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे कि घुसपैठिया आ गए, जम्मू कश्मीर में एंटर किया घुसपैठियों ने, और वहाँ के जो महाराजा थे प्राइम उस वक्त के, उन्होंने नेहरू जी से अनुरोध किया कि आप अपनी सेना यहाँ पे भेज दीजिए। ठीक है जी।
तो नेहरू जी ने यही बोला था कि ये आपका इंटरनल मामला, इसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। उस वक्त इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हुआ था, एक्सेशन हुआ, बिल्कुल। ठीक है जी। उसमें 2 या 3 चीज़ें थी जो कि भारत का उसमें सीधा सीधा दखल था, ठीक क्या है। दखल था? जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन पे, हम्म, फॉरेन अफेयर्स में हम्म, और कम्युनिकेशन में शायद, हम्म, ठीक है जी। ठीक। तो उसके अलावा जो था कि आप अपनी स्टेट की जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन आप खुद बना सकते हैं, हम्म, ठीक है जी। उसके बाद आ गया आपका 370 आर्टिकल्स और 35 ए में कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त भी आप देखेंगे कि पार्ट 2 और सेक्शन ये 2 या 3 में अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता, उसमें यही कहा गया था कि जो जम्मू कश्मीर है इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का और आगे भी इंटीग्रल पार्ट रहेगा, ठीक है। ठीक है जी। उसके बावजूद वहाँ पे ये क्या धारा 370 की बात तो कहीं नहीं कर रहे आप। हाँ 370 की बात कर रहा हूँ। मेरा एक कहना है, मैं ये आज तक नहीं समझ पाया कि जब कबीलाई के रूप में पाकिस्तानी सेना कश्मीर पे, जम्मू कश्मीर पे आक्रमण कर रही थी और वहाँ के महाराजा जो है बचने की दुहाई दे रहे थे, भारत उन्हें जो है सेना के साथ मदद कर रही थी, तो उस समय क्या ऐसी मजबूरी हो गई भारत सरकार के साथ कि उनके शर्तों पे हमने समझौता किया? देखिए ये तो आप समझ लीजिए, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हुआ था, नहीं ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ मैं ना, बता रहा हूँ, तो मैं वो महाराजा पाकिस्तान के साथ भी जा सकता था, लेकिन उन्होंने इंडिया को चुना। नहीं ऐसा होता है ना, जब किसी की पूंछ दबी होती हो तो वह जो है अपनी शर्तों पे समझौता नहीं करता बल्कि हमारी शर्तों पे समझौता करता है। तो उसी तरह उस समय जम्मू कश्मीर के महाराजा की पूंछ दबी हुई थी। मैं जानने के लिए जानना चाहता हूँ, उसमें कोई राजनीतिक विवाद नहीं करना चाहता हूँ, तो आखिर कुछ ऐसी वजह कुछ पता है क्या इसके पीछे? उस वक्त ये था कि जैसे कि उन्होंने, मैंने बता भी दिया आपको कि उन्होंने शर्तें रखी थी कि 3 या 4 कंडीशंस होगी, इनकी छूट आपको दे दी जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद जो भी आप अपने इंटरनल अफेयर्स उस पर कोई हमारा नहीं रहेगा और आप सब ने अपनी नहीं, फिर आपको मैं यहाँ पर वो रोकूंगा या आगे इसमें संशोधन करना चाहूँगा कि 370 हटाया गया, 35 ए हटाया गया। 35 ए के बारे में तो कहा कि बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में एक राष्ट्रपति के नोट से उसे जो है टेम्पोररी एक धारा ऐसा लाया गया। 370 जो विशेष अधिकार देता था जम्मू कश्मीर को, उस विशेष अधिकार को उसे जो विशेष क्षेत्र देता था, विशेष राज्य क्षेत्र का दर्जा देता था, उसकी जरूरत अब संभवतः नहीं थी। और 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में एक शांति की भी स्थिति थी और टूरिस्टों का बड़ी संख्या में वहाँ जाना, अब हम फिर से पहलगाम पे लौटते हैं, बड़ी संख्या में वहाँ जाना इस बात का संकेत था कि 370 के बाद घाटी में एक शांति की स्थिति थी। 370 एक व्यवधान था भारत सरकार, वहाँ ऐसा लगता था 370 की वजह से कि भारत सरकार वहाँ जो भी काम करती है वो हस्तक्षेप है, जबकि ऐसा है नहीं। जब भारत का अभिन्न अंग है तो संघीय व्यवस्था में भारत सरकार वहाँ पर जो भी कार्य प्रणाली होगी उसमें काम करेगी, अपने संघ के जुरिडिक्शन की चीज़ों को करेगी। ठीक है, एक झंडा एक निशान की बात थी और बहुत लंबे समय से मांग भी थी। राम मनोहर लोहिया ने भी ऐसा समर्थन किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो इसी के लिए जान भी गंवा चुके थे। तो 370 हटने के बाद एक अमन, शांति और चैन की जिंदगी जो है कश्मीर में लौटी थी, इसको सारी दुनिया महसूस कर रही थी। अब फिर से इस बात पर हम आते हैं कि धर्म पूछ करके जब टूरिस्टों को मारा गया, पर्यटकों को मारा गया, तो हमारे जो इस्लाम के धर्म गुरु हैं उन्हें, आप इस बात पर आइए कि उन्हें इस बात का एक तकरीर देना चाहिए कि हम ऐसे आतंकवादियों का, जब वो कहते हैं कि आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, तो उनके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ी जानी चाहिए, या ऐसे इस्लाम के बंदे, ऐसे मुसलमान जो कि आतंकवादी गतिविधियों में, उन्हें जो है धर्म निष्कासन होना चाहिए। इस पे आप अपनी राय दीजिए, एक स्ट्रॉन्ग एक आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आप बोलते हैं कि आप आतंकवादियों को धर्म नहीं है तो उनको उसी तरह आपको देखना चाहिए, ठीक है जी। और ये भी बात सही है कि जो उनके परिचय हैं इस्लाम के, तो उनको इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है जी। अब यह है कि आप जो सोसाइटी में जी आज से 50 साल या 60 साल पहले जाइए तो उस वक्त लोग या बच्चे इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतना एक्सपोजर नहीं था,
जिस तरफ आप उसको धकेलोगे उस तरफ चले जाते थे। जी। ठीक है, उनका दिमाग जैसा चलो कि जैसा सिखाओगे वैसा हो जाता था। लेकिन आज के दौर में, मॉडर्नाइजेशन युग में, अगर ऐसी बात हो रही है तो ये चिंता का विषय है। और रहा बात, आपने बोला कि एक धर्म को लेके कि जो भी आप अटैक होंगे, चाहे इंडिया में हो रहे हैं या आउटसाइड इंडिया हो रहे हैं, तो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा ही किए जा रहे हैं, किसी एक धर्म के लोग, किसी एक धर्म के व्यक्ति किए जा रहे हैं। तो ये चिंता का विषय तो है कि नहीं, एक चिंता का विषय है, इसे स्वीकार करना जी। भी चाहिए। तो अब जो है, जब ऐसी गतिविधियां पूरे वैश्विक स्तर पे हो, तो फिर इस्लाम एक जिहादी स्वरूप में उभर रहा है। जब जिहादी स्वरूप में उभरेगा तो कुल मिलाकर के जो है, इस पे नियंत्रण के लिए इनके धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए। सब जो समाज के सभ्य लोग हैं उन्हें आगे आना चाहिए। और ठीक है, इंसान ने धर्म बनाया और धर्म से आबद्ध हुए। अगर धर्म में कोई कमी रह गई या समय के साथ वह तर्कसंगत नहीं हो रहा, तो उसे तर्कसंगत बनाने का काम भी उसी समाज के लोगों को होना चाहिए और आगे आना चाहिए। और धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं, भारत में हिंदुओं में धर्म सुधार आंदोलन हुए, लेकिन इनके यहाँ धर्म सुधार आंदोलन की जब भी बात होती है, सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक प्रोस्पेरिटी के लिए कोई कदम उठाए जाने की बात होती है, तो इनका विरोध होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? इन्हें खुद से सुधार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। 70 साल आप कह रहे हैं कि इनके जो रिलीजन्स में अमेंडमेंट होनी चाहिए, उसमें सुधार तो समय के साथ तर्कसंगतता तो आनी चाहिए, रिलीवेंसी आनी चाहिए। नहीं, उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। किसके धर्म में जानता नहीं तो उसके बारे में मैं बोलूँगा नहीं। हाँ, जैसे आपने बोला कि ये अटैक्स हो रहे हैं, तो जितना एक दो बारी मैंने कुछ इसकी पढ़ना चाहा इस पर कि अटैक्स क्यों हो रहे हैं, तो ये जो लफ्ज़ दे रहे हैं जिहाद, तो उसमें दो वर्ड मेरे को मिले। जिहाद में दो तरह से उसको डिफ़ाइन किया गया। ठीक है जी। एक तो उस वक्त जिहाद करना जायज़ बताया गया जब आपके सारे हथियार फेल हो जाएं, जब आपका पूरा शांति का रास्ते बंद हो जाएं या मजलूमों पे कोई जुल्म हो रहा हो, तो उस वक्त जायज़ है कि आप हथियार उठा सकते हैं। हथियार वो भी नहीं है कि आप किसी को ऐसे ही मार दें। बच्चे पे, बूढ़े पे, निहत्थे पे, औरतों पे, ठीक है, इनको तो आप टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये इस्लाम का हाँ, ठीक है जी। दूसरी बात जो इससे बड़ा जिहाद जो बताया गया वो इस्लाम में अपने नफ्स के साथ। नफ्स का मतलब जो आपके काम, क्रोध, मोह, अहंकार जो हमारे दुश्मन हमारे अंदर ही रहते हैं। तो इस्लाम में मेन जिहाद वही बताया गया जो अपने नफ्स के साथ किया जाए। लेकिन इसमें है कि जो हमारे प्रीचर हैं, या तो वो सही ढंग से उनको बता नहीं पा रहे कि इस्लाम किस लिए बना था और किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए और सही तरह से यूथ को बताने के लिए। नहीं, आपने कहा जितना आपने जिहाद के बारे में पढ़ा है, जो शाब्दिक अर्थ आपने बताया, उसमें निहत्थों पर वार नहीं करना। पहलगाम में निहत्थों पे वार हुआ जी। उनके पास कुछ नहीं था, वे फोटो खिंचवा रहे थे, वे आनंद के पल बिता रहे थे। किसी की शादी 16 की हुई थी, 19 का रिसेप्शन हुआ था और 22 को मारा गया। अभी खुशी के पल, उसके जीवन में आनंद के पल जो पति पत्नी के होते हैं, दाम्पत्य जीवन के, अभी आए ही नहीं कि बस तुरंत खत्म हो गया। तो यह निहत्थों पर जो वार है, वह इस्लाम इसको किस रूप में जायज़ मानेगा? और वो तो इस्लाम के बंदे हैं, धर्म के बड़े पक्के हैं, सारे अपने आप को जिहादी भी कहते हैं, उन्हें कहते हैं कि ये काफिर हैं, काफिरों के खिलाफ हम जिहाद करें। यहाँ पे किस मजलूमों पर जो है अत्याचार के खिलाफ इन्होंने हथियार उठाए? विडंबना यही है कि जो धार्मिक बनते हैं उनको धर्म के बारे में पता ही नहीं होता। आप नमाज़ें पढ़ें, आप पूजा करें, आप पाठ करें, वो महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है कि जो गाइडलाइंस दी गई हैं उस पर आप खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे। आपकी बात मान गया हूँ, आप ये कह रहे हैं कि जो अटैकर थे, जिन्होंने मिलिटेंट थे, वो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी से, पार्टिकुलर धर्म से थे। हाँ, निहत्थों पे भी वार किया, जो जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब चलिए इन बातों पर आप अब झेप भी रहे हैं, चूँकि आप जम्मू कश्मीर से, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं खतरा आप पर भी आसन्न हो जाए इन चीज़ों पर, अगर आप कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो आपकी भी जान की हिफाजत मुझे देखनी है। नहीं, खतरे का कोई बात नहीं है, खतरा का कोई इशू नहीं है। संभावना इसकी रहती है। देखिए, मैं चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जम्मू कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। सरदार प्रितपाल जी, एक कैसी मेहमान नवाजी कि हम आपके यहाँ
मेहमान बन करके जाएं, आप हमें गोलियां खिला करके भेजें, कैसी मेहमान नवाजी। सर ये जो अटैक करने वाले थे, क्या वो कश्मीरी थे? कश्मीरियों ने तो उल्टा उनको बचाया गया है। आदिल ने मिलिटेंटों से गन हाथ से लेने की कोशिश की और टूरिस्ट को बचाने की कोशिश की और वो मारा गया। कई कश्मीरी भाइयों ने टूरिस्ट को अपने कंधों में उठा के सेफ जगह पहुंचाया। देखिए, मैं देखो कुछ तमाम जो अपवाद हैं उससे सहमत हूँ, लेकिन इस बात को आप ऐसे समझिए कि अभी जो प्राइमा फेसी जांच हुई है, प्रथम दृष्टया जो जांच के रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं, उसमें अभी आज शाम में एक लड़का है जो कि उसमें शामिल था। बताया जा रहा है कि 2018 से में वो वैध जो है पासपोर्ट लेकर के पाकिस्तान गया और वहीं से फिर पीओके चला गया और वहीं एलईटी का लश्कर-ए-तोयबा की ट्रेनिंग ली और वो उसमें इन्वॉल्व है। उसके माँ पिताजी का कहना है कि मुझे पता ही नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। तो अगर किसी को किसी आतंकवादी, बाहरी जो आतंकवादी आ रहे हैं, उन्हें कोई पनाह नहीं दे रहा या आप जाकर के वहाँ प्रशिक्षित हो रहे हैं, आखिर भारत में ऐसा कौन सा आपको कष्ट हुआ? आप पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी स्थिति में भारत में हैं। रोजी रोजगार, खाने पीने, तुलनात्मक रूप से अगर हम पाकिस्तान के पक्ष में आपका झुकाव हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जो है इस्लाम के चलते मुसलमान वहाँ रहते, उससे चलते झुकाव मुसलमानों में हो रहा। वहाँ जाकर के आप जो है ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, आतंकवादी बन करके आते हैं। आप कहते हैं कि हम कश्मीर में ऐसे लोग नहीं, बस मेहमान नवाजी जानते, कुछ लोग जो है उनका दिमाग फिर जाता है। तो इतनी बड़ी जो आतंकवादी घटनाएं हैं बिना पनाह के संभव नहीं है, ऐसी मेरी राय है। आपकी क्या राय है? पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो आतंकवादी जाते हैं, ठीक है, आप बोलते हैं कि वो एलओसी क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं, ठीक है, वहाँ से ट्रेंड होकर वापस भी आते हैं, ये कहना है आपका? नहीं, मेरा कहना है, मेरा दो आपने नहीं इसमें आपने जोड़ा, एक तो एडिशनल हो गया कि गलत तरीके से एलओसी क्रॉस कर जाते हैं और जाकर के आतंकवाद का प्रशिक्षण लेकर आते हैं। यहाँ जो इस लड़के की बात है उसमें जो है वैलिड वीजा पासपोर्ट के साथ वो पाकिस्तान गया और वहाँ से आतंकवादी बन करके अवैध रूप से भारत आया। तो ऐसे भी तमाम लोग हैं। मतलब क्या ऐसा जुड़ाव है, ऐसा सेंटिमेंटल क्या जुड़ाव है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपसे कोई राजनीतिक या सियासती मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यह जानना चाहता हूँ, मूल मुद्दे को जानना चाहता हूँ कि आखिर कश्मीर के मुसलमानों में ऐसी कौन सी बात है जो कि भारत का मुल्क के रूप में भारत ज़्यादा उन्नत है, यहाँ ज़्यादा आज़ादी है ना, हर स्तर पर यहाँ जो प्रोस्पेरिटी ज़्यादा है पाकिस्तान से, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के प्रति झुकाव। जब पाकिस्तान मैच जीतता है तब जश्न मना रहे होते हैं, जब पाकिस्तान हिंदू मारे जाते हैं तब जो है वो जश्न मनाते हैं। वो तो एक तरह का ऐसा पाकिस्तान के साथ जुड़ाव, हिंदुओं के साथ जुड़ाव, इस तरह की क्या, हिंदुस्तान के साथ जुड़ाव, इस तरह की क्या स्थिति? जनरली मैं जानना चाहता हूँ। जनरल मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ इसमें, आपने दो में पहली बात तो आपकी कि मैं एलओसी वाली बात कर लेता हूँ पहले क्लियर, उसके बाद इस पर बोलता हूँ कि यहाँ से वो एलओसी क्रॉस करके जाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारी भारतीय एजेंसी को थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, सबसे पहली बात। कहीं ना कहीं हमारे सिक्योरिटी में लैब्स है, ठीक है, इसमें तो आपको बिल्कुल मैं सहमत हूँ, ठीक है, इससे तो आप सहमत हैं, इस फ्रंट पे मैं भी आपसे सहमत हूँ। ठीक है। दूसरी बात इसी पे कहना चाहूँगा कि मैं आपको आपकी बात पहुँचूंगा उस पर, हाँ, पूरी होने के बाद मैं आपको इसमें मॉडिफिकेशन भी देना चाहूँगा, उस पर भी आप ध्यान दें, ठीक है जी। जब वो यहाँ पे आ गए, कहाँ थे हम? हाँ पहुँचेंगे, वहाँ चले जाते हैं लोग, तो हमारे सिक्योरिटी का फेलियर है, तो उसमें सिक्योरिटी का फेलियर है और उस फेलियर को छिपाने के लिए आपने देखेंगे कि जब भी हादसा होता है तो सब एजेंसियाँ एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है, 2 महीने बाद वापस वही चीज़ हो जाती है और अपनी जो नाकामी को छिपाने के लिए क्या हो जाता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद चल पड़ता है, ठीक है। उससे ये मसला सॉल्व नहीं होगा, अब ठोस कदम लेने पड़ेंगे, ठीक है जी। और दूसरी बात आपने बोला कि कौन सी बात पूछा था मुझसे, किस डिस्कशन कर रहे थे? जो वीजा पासपोर्ट लेकर के जाते हैं वो आतंकवादी वापस आते हैं, ये आपने पूछा कि इंडिया में सब कुछ मिलता है, उसके बावजूद नारे पाकिस्तान के लगाए जाते हैं, ये आपने बात पूछी है, ठीक है। इसमें 2 कारण बता देता हूँ। एक तो आपके घर में कोई आ गया, आपके कनपट्टे भी गान रखती, ठीक है, मजबूरी में आप क्या करेंगे? ये पूरा कश्मीर मजबूर हो जाएगा, 1, 2, 5 परिवार, एक शहर, एक गांव मजबूर हो सकता है, ठीक है जी। पूरा जो कश्मीर वैली हो मजबूर, ये आगे आपकी एक। और दूसरी बात आ गई कि यहाँ पे भी कुछ ऐसे
कश्मीर में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी देखें, चाहे पंजाब में देखें, मैं हर स्टेट की बात लूँगा, तो कुछ लालची और कुछ देशद्रोही इस देश में आज भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से हम पीछे रह रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि उन देशद्रोहियों को ढूंढ के सही ठिकाने में पहुंचाना और ये रोज़ रोज़ की खटपट को ख़त्म करने, क्योंकि आज देखिए 70 साल में पहली बार आपने देखा होगा इस हादसे के बाद पूरा जम्मू कश्मीर एक आवाज़ में बोला है। इससे पहले आप देखेंगे कि इतनी यूनिटी। देखिए यहाँ इसके पीछे तो मुझे एक वजह लगता है। देखिए इसमें मैं दो चीज़ मैंने बोला था कि मैं आपको मॉडिफाई करूँगा। एक है कि कुछ लोगों पर तो अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन पूरी मानसिकता, आवाम की जो मानसिकता है वह न जाने किस एफिनिटी से उधर जुड़ता है, कैसी गद्दारी के वह पक्ष हैं जो पाकिस्तान की तरफ झुके रहते हैं। एक तो उसको बदलना, और उसके लिए फिर या तो दो ही चीज़ हो सकते हैं। नैतिक रूप से वह आदमी अपने आप को सबल बना ले, नैतिक उसका आधार यह कहता है कि जिस राष्ट्र का खाते उसका गए, या दूसरा कानून का भय दिखाए। तो आपको सरकार को चलाने के लिए, सत्ता को चलाने के लिए थोड़ा जब दबाव डाला जाता है, आर्मी का उपयोग किया जाता है, तब आप इस बात के लिए हल्ला कर रहे होते हैं कि आर्मी का दुरुपयोग हो रहा है, आर्मी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। दूसरा आपने कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर इस मुद्दे पर एक है इस बार पहलगाम की घटना के बाद। देखिए इसमें आर्थिक पक्ष है। कश्मीरियों को यह लगने लगा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि अगर ऐसी स्थिति हमने की है, और उसमें जो प्रारंभिक जांच आ रहे हैं उसमें वहाँ के जो ठेला खोमचा वाले हैं, खच्चर वाले, एक खच्चर वाला परसों दिन एक एकता तिवारी हैं जौनपुर की, वो फोटो दिखा रही थी और एजेंसी ने आज उस पर संज्ञान भी लिया है। वही आतंकी 6 घंटा पहले वहाँ से लौटी है, 6 घंटा पहले पूरे रास्ते की रेकी कर रहा था और वो खच्चर वाला ही था। इसका मतलब खच्चर वाले की मिली भगत भी थी। उससे एक बहस का वीडियो वायरल हो रहा है, बहस हुआ है, वही से जो है सेम बंदा है। तो बिना इस तरह से अब जो है टूरिज्म चूंकि तबाह हो जाएगा, रोजी रोटी के लाले पड़ने लगेंगे। हम जा रहे हैं कश्मीर में, वहाँ उस क्षेत्र का टूरिज्म भी रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है। सबको सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता। टूरिज्म से आपके चलने वाले जो रोजगार हैं बंद होने की स्थिति आई, तब आप अपने आप को बता रहे हैं कि हम एक हो गए, हम भारत के साथ एक हो गए। सबसे बड़ी बात प्रितपाल जी मैं जानना चाहूँगा कि जिनके सहारे, जिन पर्यटकों के सहारे, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है, वहाँ के परिवार पल रहे हों, चाहे कहीं के भी किसी की भी जगह की बात करें। अगर आतंकवादियों ने आक्रमण किया था और विरोध के स्वर जो है वहाँ से एक बार जितने भी स्थानीय खोमचे वाले, ठेले वाले लोग, घोड़े वाले, खच्चर वाले एक साथ अगर जोरदार तरीके से विरोध के स्वर एक बार हंगामा करके भी दौड़ पड़ते। गिनती के 4 आतंकवादी थे, 26 लाशें गई। हो सकता था कि या तो भाग निकलते, हो सकता था इनकी भी जाने जाती, लेकिन इसमें यह बात तो स्पष्ट हो जाती कि हम आतंकवादियों के साथ नहीं हैं, हम अपने भारतवासियों के साथ हैं। इस मौके को उन्होंने क्यों गंवा दिया? मरना तो आज भी है, मरना कल भी है। आखिर क्या ऐसी कायरता? आज एक हो रहे हैं, कल एक क्यों नहीं हुए थे? बड़ी सामान्य स्तर पर इसे देखिएगा, इस कोई सियासत की बात नहीं, सियासत की बात नहीं करता, बहुत सामान्य स्तर की बात की। इसी बात पे मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। देखिए इससे पहले भी कश्मीर में हमले होते थे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो एकता इस बारी देखिए, मैं वो कह रहा हूँ, वो कभी नहीं मिली। आज खुद कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोग बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान पे अटैक करिए। ये एनालाइज कीजिए। नहीं नहीं, इसके पीछे आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था चौपट होने का डर है, रोजी रोटी का डर है। आप कह रहे हैं कि वो इसलिए बोल रहे हैं कि उनका जो टूरिज्म सेक्टर है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। हाँ, आप मतलब पेट पलने का मसला हो जाएगा, एक कारण हो। मेरा एक कहना है, मैं इस पे आप इस पे आइए, इस पॉइंट पे आइए। इस पॉइंट पे आप सहमति असहमति दिखाने के बजाय इस बात पे आइए कि 4 लोग के बारे में कहा जा रहा है कि 4 से 5 लोग वहाँ घुसे एक गेट पे, बाकी वो जो फ्लैट 22 रन का मैदान है उसमें ऐसा बताया जाता है, मीडिया रिपोर्ट भी है, अब तक तो बहुत चीज़ें उजागर हो गई कि ठेला वाला, खोमचा वाला मिला करके, घोड़ा खच्चर वाला मिला करके वहाँ भी 5-7 हज़ार लोग वहाँ के स्थानीय हैं। 5-7 हज़ार लोग वहाँ टूरिस्ट भी होंगे, ऐसा माना जाए। तो कुल मिलाकर के स्थानीय लोग चूंकि उन स्थितियों को जानते हैं,
वे पहले ही फायरिंग में समझ गए होंगे कि आर्मी नहीं है ना, ये आतंकवादियों की घटना है। अगर एक साथ यूनाइट होकर के सब लोग दौड़ पड़ते घोड़े के साथ, मुकाबला करूंगा, उनके पास डंडे होते, एक बार होता है ना कि अगर आप बंदूक लिए हुए हों और भीड़ आपको खदेड़ने लगे तो बंदूक बचाना ही आपके लिए भारी पड़ जाता, आप कुछ कुछ के मार दिए जाते हैं। इससे एक एकता का प्रदर्शन होता कि हम आतंकवादियों के साथ नहीं, हम तो जी पूरे भारतीयों के साथ हैं। तो इस अवसर को गंवा देना और बाद में कहना कि हम जी कश्मीर में ऐसा हुआ उसके लिए आप पाकिस्तान पे आक्रमण कर दो या हम एक साथ हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? सियासत के नजरिए से नहीं, बिल्कुल सामान्य नागरिक। आपका कहना ठीक है कि जैसे कहा जा रहा है कि 2000 वहाँ पे टूरिस्ट मौजूद थे, उसके साथ अलग से जो वहाँ के स्थानीय निवासी हॉर्स राइडर सब वहाँ पे हुए होंगे। अब उस टाइम क्या सिचुएशन बनी हम यहाँ बैठ के अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपका मानना है कि अगर वो वहाँ के स्थानीय लोग ही 3-4 लोगों के पीछे भागते या उनको करते तो उनको वहीं पे दबोच लेते। ठीक है, मरना वैसे भी था और वैसे भी था। और अब जो वो बोल रहे हैं कि हम इंडिया के साथ हैं और आप जो करिए, उस वक्त ये किया होता तो आप बेहतर तरीके से अपने आप को साबित कर पाते। मेरा ये मानना है कि उस वक्त जो माहौल था, क्या जो उग्रवादी थे वो कितने दूरी पे थे? क्योंकि जो स्थानीय निवासी थे ज़रूरी नहीं कि आप एक जगह इकट्ठे हों। उग्रवादियों ने क्या छुपके हुए वार किया? क्योंकि बहुत बड़ा जंगल का इलाका है वहाँ पे। देखिए, इलाका जंगल का है, वो जंगल के क्षेत्र से उतरे, लेकिन जहाँ वो एरिया बहुत बड़ा फ्लैट है, मैदान है, मर्ग है, घास का मैदान है, मीडो जिसको कहा जाता है। चारों तरफ टेंट हाउस, रेस्टोरेंट, खोमचा, ठेला, चाट पकौड़ा, भूजा, घोड़ा वाला, खच्चड़ वाला। पहलगाम से लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे है और जाने का एकमात्र रास्ता या तो पैदल है ट्रैकिंग करके या फिर घोड़े या खच्चड़ से। अधिकांश लोग घोड़े या खच्चड़ से होते हैं और 3-4 घोड़े पे या एक घोड़े पे एक होता है, 4 पे 4 हुआ, इस तरह से सारे लोग घोड़े खच्चड़ का उपयोग करते हैं। अगर एक बार आवाज दे करके 5000 घोड़े वाले लोग, जिनको जिस समय पता चला था वहां से भी अगर घोड़े खच्चड़ से दौड़ गए होते नीचे तक तो संदेश पहुंचने लगी थी, उस समय अगर वह खदा खदड़ी की स्थिति हो जाती तो यह एकता का सबल प्रतीक होता कि आज यह प्रदर्शन करना कि पाकिस्तान पे अटैक कर दो जी, हम जम्मू कश्मीर वाले एक हैं। ये अवसर को गंवाने जैसा मौका नहीं था। इस पर तो ये बात मैं कहूँगा आपको कि आप भी वहाँ होते तो सबसे पहले तो इंसान चाहता है कि अपनी जान बचे। नहीं, हम अब इस पे मैं आपके यहाँ जाऊँ और हम पे आक्रमण होने लगे तो आपका बतौर जो है, आप उसको कहिए होस्ट, आपका क्या कर्तव्य होता है? मुझे मरवा देना है, मुझे बचाना। एज ए होस्ट हमारी ड्यूटी आप किस तरह से सेफ रहेंगे? सेफ रहेंगे, मैक्सिमम प्रयास हो। तो इस सेफ्टी के लिए उनका क्या प्रयास रहा, अगर एक आदिल की बात करें? दूसरी जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है कि वो जो घोड़ा वाला 6 घंटा पहले घोड़ा लेकर के वो चढ़ रहा था, रैकिंग कर रहा था। तो इसका मतलब कि घोड़ा किसी ने उसे दिया, उसमें किसी घोड़े वाले की संलिप्तता रही, किसी एक की तो रही नहीं होगी, कई लोग उसको जाने होंगे, बातें खुली होगी। तो मतलब कुल मिलाकर के यह है कि हम पाकिस्तान परस्ती न करके हिंदुस्तान परस्ती करें। ऐसे कश्मीर वासियों का ऐसा क्यों रास नहीं आता? कश्मीर वासियों को, मैं जम्मू वासियों को नहीं कहता, मैं पुंछ वासियों को नहीं कहता, जहाँ सरदार बहुल लोग हैं, पंजाबी बहुल लोग हैं, जो हिंदू बहुल लोग। आखिर ऐसे मुसलमानों को क्या हो गया है? इस देश ने उन्हें क्या नहीं दिया? ये जो आप बोल रहे हैं ये आइडियलिस्टिक बातें हैं। आप वहाँ रियलिटी में जाके देखेंगे ना, आप किसी को बोलो कि मैं गेट खोल देता हूँ पाकिस्तान चला जाए, कोई भी मुस्लिम वहाँ पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं है। आप एक बार ही बोल दीजिए हम आपका गेट खोल रहे हैं, आप चले जाइए, कोई नहीं जाएगा। तो फिर पाकिस्तान परस्ती क्यों? सीमा पार करके अगर जा भी, मान लीजिए हमारा इंटेलिजेंस, आपका कहना कि मेरा इंटेलिजेंस फेल होता है कि उन्हें पार क्यों करने देता, तो पार करने की हिमाकत क्यों? अगर जो गेट खोल दिया जा जाने को तैयार नहीं है तो सीमा पार करके अवैध रूप से वहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए फिर लौट के क्यों आ रहे हैं प्रशिक्षण प्राप्त करके? और बड़ी संख्या उन्हीं की होती है। जब पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, इनकाउंटर होता है तो पता चलता है कि या तो पीओके के हैं, नहीं तो एक कश्मीर खुद के।
कोई उनका शरण देने वाला, पनाह देने वाला था। जो लोग भी वहाँ, देखिए जो लोग भी आज तक गए उसकी हिस्ट्री निकाल लीजिए। या तो वो बेरोज़गार थे, मैं आपको बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, वहाँ पे बेरोज़गारी की वजह से लोग भटक रहे हैं। नहीं, आपको मैं इसमें ज़रा संशोधन करना चाहूँगा कि अगर आपके पास रोजगार न हो तो क्या आप देशद्रोही हो जाएंगे, ऐसा होना पसंद करेंगे? ये तो कोई भी नहीं करेगा, कोई नहीं देश करेगा। है तो हम हैं। एक दूसरा, जो बिहार जैसे प्रदेशों में, जो बीमारू राज्यों की जो कैटेगरी थी, जिसमें बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश, यहाँ भी तमाम बेरोजगारी है। लोग भारत के कोने कोने में जा करके छोटी मोटी नौकरियां, फल ठेली रेहड़ी लगा करके जो है काम कर रहे हैं। आपके यहाँ संसाधनों और संपदा के मामले में जम्मू कश्मीर में ईश्वर ने एक ब्यूटीफुल प्लेस दिया है, सौंदर्य की रानी कही जाती है जम्मू कश्मीर की धरती। और वहाँ पर्यटक सालों 4 महीना अगर छोड़ दिया जाए, बर्फ वाले वो भी 2 महीना 2.5 महीने के बाद, तो इतने पर्यटक आते हैं। और रोजगार की जब एवेन्यू आप खोजते हैं, और आप तो अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार भी हैं, तो रोजगार के एवेन्यू में टूरिज्म भी रोजगार प्रदान करने का एक बहुत बड़ा साधन है। जबकि बिहार जैसे राज्यों में, बिहार बहुत पिछड़ा प्रदेश गिना जाता है, आप भी मानते हैं और मैं सहमत हूँ, मैं उसी राज्य से हूँ। जब हम इतनी तंगी के बाद कहीं जा करके, आपके यहाँ कश्मीर में ही हम कोई ना कोई काम करके, फल वाले के यहाँ जो है फल पैक करके अपनी रोजी रोटी चला लेते हैं, कभी पाकिस्तान परस्ती नहीं करते। तो आप इस बेरोजगारी के आड़ में यह क्या बताना चाह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं इसलिए हम पाकिस्तान चले जा रहे हैं? ये तो मुझे किसी सूरत में जायज़ नहीं लगी। यह इस्लामिक शिक्षा का जो मदरसों में दी जाने वाली जो शिक्षा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि सारे हिंदू काफिर हैं, मुझे जो है पूरी दुनिया को इस्लाम बना देना है, एक ऐसा जिहाद करना है जिसमें इस्लामिक स्टेट का निर्माण होगा, कुछ ऐसा पक्ष तो नहीं। अभी मेरे सामने तो ऐसा कोई पक्ष आया नहीं। अभी पटना में भी जो पकड़ाए थे, उनके पास भी था कि 2047 तक मुझे इस्लामिक नेशन बना लेना है। या पूरे दुनिया में जो चल रहा है, जो वार चल रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हम इस्लाम की ओर बढ़ेंगे। और मध्यकाल में भी आप तो चूँकि सिख में धर्म का उदय, और ख़ास करके जो गुरु गोविंद सिंह के समय में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, वह अगर नहीं हुआ होता तो कितनी बड़ी संख्या में भारत की आबादी जो है वह मुसलमान हो जाती, इस्लाम हो जाती। इसके हम सब गवाह हैं, और हम लोग खुशनसीब हैं दोनों आदमी कि आपके पुरखों ने और हमारे पुरखों ने, आपने जो है लीड किया, अगुआ बने, सरदार बने, और हमारे पुरखों ने जो है कलमा पढ़ने से मना करके धीर वीर गंभीरता के साथ उन्हें जो है उनका मुकाबला किया। तो आज हम अपने मूल धर्म में हैं। तो इस मौका परस्ती का, इसमें इस्लाम में जो धर्म गुरु हैं, जो मदरसों की शिक्षा है, जो उनकी शिक्षा व्यवस्था, वो सामान्य शिक्षा व्यवस्था से अपने आप को काट करके रखना चाहते हैं, इसमें धर्मगुरु को आगे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? इसमें तो आपको नहीं, मैं तो मैंने आपको पहले बोल दिया है कि बता दिया कि उनको आना चाहिए, उनको अपने धर्म की सही जानकारी देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें एक चीज़ और बोलूँगा मैं, अगर आपको इसमें सुधार चाहिए तो गवर्नमेंट को स्ट्रांग स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। आपकी नज़र में वो स्ट्रांग स्टेप क्या होंगे? देशद्रोही जो भी हो, सीधा उसको अंदर कीजिए, ठीक है, बाहर निकालने का उसको कोई बेल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो जायज़ तरीके से, ठीक है। दूसरी बात देखिए, जम्मू कश्मीर ड्रग्स का हब बना हुआ है, उसमें भी गवर्नमेंट विफल है। नहीं, तो आपकी तो वहाँ स्थानीय सरकारें रहती हैं हमेशा, सरकार आप ही के प्रतिनिधि, आपके चुनते आप हैं। 10 साल तक तो यहाँ पे कोई सरकार है नहीं। 10 साल तक तो कुछ नहीं था। 10 साल में क्या हुआ? ड्रग्स क्यों बढ़ा वहाँ पे? 10 साल ड्रग्स आ कहाँ रहा सर? ये देखो ना सर, कैसे आ रहा है बताएं मुझे। आप बताइए ना, बॉर्डर ही है, बॉर्डर से ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ, आपकी कुछ ना कुछ तो हमारी कमियाँ हैं ना, हमारी सरकार की। नहीं, तो ड्रग्स से जो है हिंदू चुन करके मारे जाएं, क्या इससे कोई कनेक्शन है? मैं जानना चाहूँ। देखिए, ड्रग्स में आज जो ड्रग्स फैल रहा है, उसमें हर कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, आप जम्मू कश्मीर की अखबारें पिछली वाली न्यूज़पेपर भी उठाएंगे, टीचर, बैंक एम्प्लॉय, सरपंच और बड़ी बड़ी जो नामी ग्रामी हस्तियाँ भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं।
तो गवर्नमेंट उस पर शिकंजा क्यों नहीं कस रही? अगर ड्रग्स वहाँ से आ रहा है बॉर्डर एरिया से, अगर उनको छूट दी जा रही है, उनको पकड़ा नहीं जा रहा, तो कहीं ना कहीं तो वही रास्ते लिंक बनता है कि जिस रास्ते से आपको लग रहा है कि इजीली पासिंग हो सकती है, तो क्या उस रास्ते से ये चीज़ आ नहीं सकती? इसमें आप क्या बोलेंगे? मतलब आपका कहना है कि ड्रग्स के चलते जो है, ड्रग्स की जो ट्रैफिकिंग बढ़ी है, उसी के चलते इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हुई है कि नाम पूछा जाए, धर्म पूछा जाए, पैंट खोल के जीप देखा जाए, कलमा पढ़ाया जाए और मार दिया जाए। मैं उस पर बात नहीं कर रहा सर, ठीक है, वो तो मैंने बोल दिया कि जो इंसान ऐसा कर रहा है वो तो इंसान है नहीं, ना वो किसी धर्म का है। नहीं, ड्रग्स की और भी घटनाएं कहीं होती हैं, लेकिन इस तरह से बाइफरकेट करके ये जो जिहाद का ये जो बाइफरकेशन किस लिए की गई कि जो शांति 370 टूटने के बाद जो माहौल बना है कश्मीर में, और कश्मीर आगे की तरफ जा रहा था, ठीक है, उस पीसफुल माहौल को बिगाड़ने के लिए, दोनों कम्युनिटी के बीच लड़ाई लगवाने के लिए ये चीज़ की गई, जो मेरा मानना है, ठीक है। इससे क्या होगा, एक्शन के साथ रिएक्शन होगा। अभी आप देखेंगे कुछ न्यूज़ में ये आ रहा है कि जो कश्मीरी बाहर हैं उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, ठीक है जी, ये भी आप सुनने में आ रहा है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा आगे आपके साथ इस बातचीत को बढ़ाना चाहूँगा। मुझे ध्यान है कि मैं दिल्ली से लगभग 1200 किलोमीटर दूर औरंगाबाद, लगभग 1000 किलोमीटर तो मान के चलिए, वहाँ से मेरा गांव फिर 40-50 किलोमीटर, इस दूरी पे हम रहते हैं। और कश्मीर के लोग वहाँ सर्दियों के दिन में जो गर्म कपड़े वो बेच रहे होते हैं, हम तो बड़ा सम्मान के साथ उन्हें बैठाते हैं, खिलाते हैं, जरूरत पड़ता है तो उन्हें पनाह भी देते हैं, रोकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और पूरे भारत में ऐसी स्थिति होती है। कश्मीरियों का 2-3 महीने का एक माइग्रेशन होता है, और वही एक बेरोजगारी का भी काल होता है, मेरा मानना। बाकी टूरिज्म के मामले में इतना उन्नत है आपका राज्य कि जहाँ कोई बेरोजगारी का कोई मसला नहीं रहता है। 2-3 महीने में माइग्रेट करके वो भी अच्छा काम कर लेते हैं वो। उससे मेरा मानना है, इसे आप इसे किस रूप में देखें, आपका नज़रिया अलग हो सकता है, कि आप अपने जो कल्चर हैं, जो आपके परिवेश हैं, आपके जो वेश हैं, आप उसको भी भारत के अन्य हिस्सों में लेकर के जाते हैं। एक ज़माना था, हमारे दादाजी बताया करते थे कि कश्मीर के जो पंडित हैं उस समय, उनके समय में, मतलब 60-70 के दशक की बात, 80 के दशक की बात, 90 लास्ट तक मेरे दादाजी रहे, मतलब 90 के दशक के लास्ट तक, तो कहा करते थे, या मैंने भी देखा, मुझे जहाँ तक याद है, कि जाड़े के दिनों में भोजपत्र लेकर के आया करते थे, और हमारे यहाँ रहते थे, हींग लेकर के आया करते थे, और फिर अगले सीजन में वसूली करके जाते थे। 2 महीना उनका यही काम होता था। तो इस तरह से एक जो कनेक्शन था भारत के साथ, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी लोगों की, भारत के अन्य क्षेत्रों से कश्मीर के लोगों की। 2 महीने के उस प्रवास के दौरान, और रोजगार का ही चक्कर था उस प्रवास का, तो वो बॉन्डिंग आखिर क्यों टूट गई, हमें जानना चाहेंगे आपसे। कश्मीर में और आपके औरंगाबाद में? हाँ, मैंने औरंगाबाद में नहीं, अब तो आना ही बंद हो गया, भारत का नहीं सुन थे, तो एक उदाहरण था। आखिर ऐसा कनेक्शन जो कश्मीरियों का भारत के अन्य हिस्सों तक था, भोजपत्र लेकर के जाना, पोशाक, ड्रेस, गर्म कपड़े, कंबल, रजाई, और ये 2 महीने बेचते थे, तो अब ये क्यों खत्म हो गया? नहीं, ख़त्म नहीं है। जैसे आपके जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो जैसे उन कश्मीर वो से आपके एरिया में पहुँचने 1200-1300 किलोमीटर का सफ़र उनको करना था। उस वक्त कोई उनको शायद साधन नहीं मिलते थे ऐसे, या ऐसे कस्टमर नहीं मिलते थे कि वो वहाँ उनको वो चीज़ें बेच सकें, तो वो आगे बढ़ जाते थे। आज जैसे जैसे सड़कें बन रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि किसी और जगह उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, और रहा कि आपकी बॉन्डिंग ख़त्म हो गई। तो इसमें मैं कहूँगा कि सरकारों को आपस में कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए कि एक साल में एक जगह जो उनका कल्चर है, ऐसे मेले लगने चाहिए जिनसे कि जो कल्चरल है, एक दूसरे का कल्चर हम जान सकें। अच्छा, ये कभी आरोप आ रहा है मीडिया में कि जब कश्मीर के टूरिस्ट गाइड हैं, कश्मीर वैली के, जब भी हिंदू जाते हैं उन्हें कहते हैं कुछ मंदिरों को दिखाओ आसपास के, तो सारे जो बम से मार करके तोड़ दिए गए मंदिर है 90 के दशक, उन्हें दिखा के कहते हैं भूकंप में टूट गया था। सारे मंदिर के बारे में ऐसा ही कहते हैं, तो क्या ये इसके पीछे क्या सच्चाई है? कुछ मेरे नाल अभी तक तो ऐसी बात आई नहीं। तो आ रही लगातार रिपोर्ट आ रही है, सोशल मीडिया पे भी ऐसा चल रहा है। तो देखिए, मेरा तो ये मानना है सर
चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, या किसी भी कम्युनिटी की, सबसे पहले हम भारतीय हैं, और उसके बाद हम जिस भी धर्म से हम रिलेट करते हैं, वो जो भी धर्म प्रैक्टिस करते हैं उसके हम, चाहे हिंदू हैं चाहे सिख हैं, वो कुछ भी हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब तक हमारे देश से एक आवाज़ नहीं आएगी कि हम भारतीय हैं, तब तक हमारे देश की तरक्की नहीं हो सकती। आज हमारा देश, आप कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज पंजाब में कुछ ऐसी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो भी धर्म के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक होना चाहिए कि हमारा एक देश है, हम भारतीय हैं, बस ये आवाज़ आनी चाहिए। जब ये आवाज़ हमारे यहाँ से, हर इंडिया के कोने से, हर भारत के कोने से आएगी, तो कोई भी बाहर के देश इतना हमारे जो अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेगा। जो आज जैसे आप बोल रहे हैं कश्मीर में कुछ लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि हमारी तरफ से कुछ कमियां रही हैं। आप मानने की कोशिश करिए कि हमारी तरफ से कुछ ना कुछ तो कमियां रही हैं। नहीं, हम उन्हें जीवन दे रहे हैं, हम उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं, हम उन्हें खाद्यान्न दे रहे हैं, हम उन्हें सब्सिडी दे रहे हैं, फिर भी कमियां रह गई। जब पाकिस्तान भूखमरी से जूझ रहा है, मैं वो कमी वहाँ नहीं बोल कोई रहा, कमियां नहीं मैं है। वो कमी नहीं बोल रहा, अब मैं कमियां बोल रहा हूँ। हमारी कमियां क्या हैं? हम ड्रग्स के खिलाफ नहीं लड़ पा रहे, हमारे सिक्योरिटी में लैब्स है, ठीक है। वो कौन से लूप होल्स हैं जहाँ से बाहर की ताकतें आके हमारी इंडिया को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं? यही बॉर्डर का एरिया गुजरात के में भी है, वो पाकिस्तान का ही बॉर्डर लगता है। वहाँ तो इस तरह के आतंकवादी नहीं पनाह पा पाते हैं, क्योंकि गुजराती उन्हें सपोर्ट ही नहीं करते। गुजराती उन्हें पनाह नहीं देते, इसलिए वहाँ आतंकवाद नहीं पनप पाता। आज़ादी के साथ अगर आप देखें तो गुजरात का जो बॉर्डर है वो इसी तरह का पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ तो कोई उन्हें पनाह नहीं देता, तो कोई आतंकवाद नहीं पनप रहा। अब कश्मीर में मानसिकता बदलने की बात आई तो आप जो है बात अलग ले गए। एक बात, पहलगाम के मुद्दे पे हम लोगों ने बहुत ही सार्थक चर्चा की और इसे कश्मीर के कई आयामों पे चर्चा की। कल हम सरदार प्रितपाल जी से, हमें इसमें कोई सियासती रंग देने की कोशिश नहीं की गई है। जो सामान्य बात है जम्मू और कश्मीर के बारे में, वहाँ की जो सामान्य परंपरा और जो गलतियाँ हो रही हैं, जो कश्मीरियों के द्वारा की जा रही है, जिहाद के नाम पे की जा रही है, धर्म के नाम पे की जा रही है, चाहे वह चंद लोगों के द्वारा ही क्यों नहीं की जा। अगर जनता मानती है या लोग मानते हैं, एक्सपर्ट मानते हैं कि चंद लोग ही ऐसा कर रहे हैं, तो ये चंद लोगों की मानसिकता बदलने की जरूरत है। मुझे तो मानना कि अधिकांश लोग कर रहे हैं, चंद लोग नहीं कर रहे हैं, मेरी राय है। तो इन्हें मानसिकता कैसे बदला जाए और मदरसों की शिक्षा में ऐसी क्या व्यवस्था की जाए जो कि इनकी मानसिकता को भारत परस्ती के लिए जो है जागृत करे, ना कि पाकिस्तान परस्ती के लिए। एक दूसरी बात, कल हम फिर सरदार प्रितपाल जी के साथ बैठेंगे। इनके जीवन, इनके परिवार की भी एक दिलचस्प कहानी है कि इनके दादाजी के एक भाई हिंदू रह गए और दूसरे जो है सिख धर्म को अपनाया, और इस तरह से जो है हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन लोगों ने एक बीड़ा उठाया था। ऐसे सारे सिख परिवारों में हुआ था। और मुझे जहाँ तक याद है कि आपने अपने दादाजी का नाम क्या बताया था? दीवानचंद शर्मा, संभवतः दीवानचंद जी। और जो यहाँ इनका टाइटल है, उपनाम है, सरनेम है सूदन, या बाकी के भारत प्रदेशों में जो शर्मा जी हैं, ब्राह्मण हैं, वह है। तो हम इनके परिवार के बारे में जो दिलचस्प कहानी है, हम उसको भी कल जानेंगे। तब तक के लिए हम दोनों का नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका। हमारे स्टूडियो में है, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।